गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। मीन एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करने के लिए एक एक जैसा लेवल होना कंपलसरी है। वो लेवल की जो हम बात कर रहे हैं कि मतलब एक बिजनेस अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करता है, दूसरा बिजनेस या दूसरे जो फर्म है या कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करता है। तो वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करने में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब दोनों एक बेसिक गाइडलाइन के बेस पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। अब जो वो बेसिक गाइडलाइंस है उनको नाम दिया गया है अकाउंटिंग कंसेप्ट का, क्योंकि जो अकाउंटिंग है दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस एंड द लैंग्वेज नीड टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल बिजनेसेस एल्स इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज टू इंटरप्रेट द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि जब तक जो लैंग्वेज है अकाउंटिंग बिजनेस की, उस लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उस लैंग्वेज को एक बिजनेस नहीं समझ पाएगा। एक बिजनेस की लैंग्वेज है जो दूसरा बिजनेस नहीं समझ पाएगा कि उसने क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, वो कितना प्रॉफिट शो करना चाह रहा है। तो ये किस बेस पे होना चाहिए, एक बेसिक गाइडलाइन पे होना चाहिए। फर्स्ट आपकी जो कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो GAAP जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ये जो प्रिंसिपल है इन्हीं का एक पार्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट में जो फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और जो बिजनेसमैन है बोथ आर सेपरेट पर्सन, दोनों सेपरेट पर्सन है। मीन बिजनेसमैन के घर का जो बिजली का बिल है, वो बिल इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है बिजनेस के इलेक्ट्रिसिटी बिल से अलग होगा। यदि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है तो उसके घर के लिए एक्सपेंसेस माना जाएगा। लेकिन बिजनेस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो पावर का जो बिल है, वो बिल बिजनेस का एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसको हम ड्राइंग में शो करते हैं, और जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है वो बिजनेस में शो किया जाएगा। यही रीजन है कि जब वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट की डिमांड करेगा, और उस इंटरेस्ट को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, कि लाइबिलिटी मानी जाएगी। और यही रीजन है कि जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी कैपिटल का ही एक पार्ट है, इसलिए उस प्रॉफिट को लाइबिलिटी माना जाता है। और यदि बिजनेस में लॉस है तो उस प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का जो डेबिट बैलेंस है, जो लॉस है, उसको एसेट्स माना जाता है। इसी तरह जब बिजनेस में से बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉल करता है, गुड्स विड्रॉल करता है, वो जो ड्रॉइंग कहलाएगी, उस पे भी बिजनेसमैन को बिजनेस को चार्जेस पे करना होगा। इसको हम कह सकते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन। ये था आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हम जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए 5 चेयर्स हैं और 10 स्टूल्स हैं, उनको हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। तो हम कहीं भी 5 चेयर्स और 10 स्टूल का नेम ना लिख करके उसको हम मेंटेन करेंगे फर्नीचर, उनकी जो टोटल वैल्यू है वो इन द टर्म्स ऑफ मनी। सेम वही लैंग्वेज में अदर अदर एग्जांपल ले लेते हैं। लैंड है मान लो 5 एकड़, 3 बिल्डिंग्स हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। तो इनकी है ना एक वैल्यू लिखी जाएगी। ये नहीं लिखा जाएगा 5 एकड़ है या 3 टाइप की बिल्डिंग है, ऐसा कोई भी उसमें रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाएगा। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है जो आपका कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट का मतलब है कि जो असेट्स हम बिजनेस के लिए परचेज करते हैं, असेट्स मीन आइटम दैट इज परचेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहलाएगी आपकी असेट्स।
एसेट्स का यहाँ मेरा जो मीनिंग है वो फिक्स एसेट से मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी हम एसेट्स परचेज करेंगे उसको कॉस्ट प्राइस पे ही शो किया जाएगा। मान लो कोई एसेट्स 1 लाख रुपीस की आपने परचेज की, 5000 उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हुए और 3000 उस पे कैरिज एक्सपेंसेस हुए, तो टोटल हुआ आपका 1,08,000। ये 1,08,000 उस मशीन की टोटल कॉस्ट हो। तो कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है कि जो मशीन आपने परचेज की है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट का मतलब जो एक्सपेंडिचर उसमें इंक्यूर हुआ है वो एक्सपेंडिचर भी लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ पर ईयर जो उसकी वैल्यू कम हो रही है उस वैल्यू को भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। ये जो डिक्रीज वैल्यू है इसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट का जो बेसिक पॉइंट था, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और जो लैंग्वेज है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। सेम वही बात यहाँ है कि जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उन पॉलिसीज में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मान लो हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करनी तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करेंगे। स्टॉक का वैल्यूएशन किससे कर रहे हैं, लिफो मेथड से या फिफो मेथड से। जो भी मेथड्स हैं, जो भी हम किसी भी टाइप की एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यूएशन, उनके लिए जो मेथड्स बनाए गए हैं उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। विद इन 1 ईयर तो होना ही होना चाहिए। And in the middle of the year, accounting policy should not be changed because it requires a consistency so that we can compare our business with the other business. Next है conservatism approach. Conservatism approach का मतलब है कि we should anticipate about the future losses. हमें फ्यूचर के जो भी लॉस हैं उनके बारे में सोचना जरूरी है, बट नॉट अबाउट द प्रॉफिट्स। पर हम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचे। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो हमने इंश्योरेंस करवाया है किसी एसेट्स का, वो एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस का जो एक्सपेंसेस है हमें पर ईयर पे करना ही करना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लो हमने कोई लॉटरी खरीदी है और हम सोच रहे हैं कि 100% लॉटरी निकल जाएगी, तो उस प्रॉफिट को जब तक वो रिकवर ना हो जाए, हमारी मुट्ठी में ना आ जाए, हमारे बिजनेस को रिकवर ना हो जाए, रिसीव ना हो जाए, तब तक हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं रखें। मतलब उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। लेकिन इंश्योरेंस का जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस एक फ्यूचर का एक्सपेंसेस है, प्रेजेंट में तो है ही है, फ्यूचर का भी है। उस एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करें। सेम बात डेप्रिसिएशन पे भी होती है। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा, सेकंड ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, उस डेप्रिसिएशन को आप रिकॉर्ड करो। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच का ये मीनिंग था। नेक्स्ट आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कोई भी बिजनेसमैन है, वो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें जो भी एसेट्स इन्वेस्ट करेगा, जो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, जो कुछ भी उसमें इन्वेस्ट करने वो जा रहा है, वो सारी की सारी एसेट्स और कैपिटल वो इस बात पे इन्वेस्ट करता है कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक रन करेगा। तो बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म तक रन करने का जो मीन है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही गैस किया गया है कि मतलब हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, उसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं। यदि हम मान लो लगातार लॉस ही लॉस अर्न कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस लॉस को हम कम करेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको कम करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि वो एक साल लॉस हुआ उसी दिन उसको बंद कर दिया, ऐसा बिजनेस में कभी भी नहीं होता। ये क्या है कि जब लॉस हो जाए और उसके बावजूद भी हम बिजनेस रन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के मुताबिक
बिजनेसमैन के अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है कि आप जिससे आपने जो भी अमाउंट लिया हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, कस्टमर है या एम्प्लॉइज को सैलरी पे करने से रिलेटेड है, वो सारा का सारा अमाउंट हमको वापस करना है। उनको उनके प्रति जो हमारी लायबिलिटीज है, उन लायबिलिटीज को हम पे करेंगे। रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट का मीन क्या है कि जो भी करंट ईयर की इनकम्स है, वो करंट ईयर में या तो रिसीव हो जानी चाहिए या वो एक्यूरल बेस हो। रिसीव हो या ना हो, वो दोनों बातें उसमें आएंगी। एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या है कि वो फ्यूचर में हमें रिसीव होंगी, उसके कुछ चांसेस है। लेकिन जो कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, उसमें कोई पक्का मतलब भरोसा नहीं था कि रिसीव होगा या नहीं होगा, कि वन वन करोड़ कुछ की लॉटरी लग जाएगी, ऐसा कुछ उसमें नहीं था। लेकिन रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लो हमने किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल कर दी, वो क्रेडिट सेल, उस क्रेडिट सेल से हमारे डेटर जनरेट होंगे, उन डेटर से अमाउंट रिसीव हो या ना हो, तो वो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन रखेंगे कि हमारे करंट ईयर के डेटर्स इतना है, कैश इतना रिसीव हो गया। ये था हमारा मतलब करंट ईयर की जो इनकम है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, वेदर व्हेन इट इज रिसीव्ड और अर्न। ये इसको हम रियलाइज ही मानेंगे जब इनकम को या तो रिसीव कर लिया गया है या उसको अर्न कर लिया गया है। नेक्स्ट है एक्यूरल कंसेप्ट, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एक्रूड, कि जब भी एक्सपेंसेस को उसी टाइम आप रिकॉर्ड करेंगे जब वो हुए, चाहे उनको पे किया गया है या नहीं पे किया गया। व्हेन दे बिकम पेबल, मतलब उनको पे करने या ना करने से कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंसेस हुआ है तो इसका मतलब उसको पे करना ही करना है। और सेम बात उस पे इनकम पे भी ये अप्लाई होती है। तो ये था आपका एक्यूरल कंसेप्ट। नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में भी इसको कई बार पूछा जाता है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास तीन तरह की आइटम होती है। फर्स्ट इज द assets, and second is the capital, and third is the liability. Assets का मीन क्या है कि जो कुछ बिजनेस में पड़ा है, वट एवर लाइंग इन द बिजनेस, दैट इज assets. And capital, amount invested by the businessman in business, कि बिजनेसमैन ने जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको हम कहेंगे कैपिटल। या यूं कह लीजिए अमाउंट दैट इज पेबल बाय बिजनेस, इनकी जो बिजनेस पे करेगा टू बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन को ही पे करेगा, वो अमाउंट भी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। और लायबिलिटीज मीन अमाउंट दैट इज पेबल बाय बिजनेस टू थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को छोड़ के किसी भी थर्ड पार्टीज को जो पेमेंट की जाएगी वो कहलाएगी आपकी लायबिलिटीज। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट यही कहता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज मीन जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका इफेक्ट किन्हीं दो पॉइंट पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है वो कैपिटल और लायबिलिटीज पे उसका इफेक्ट पड़े, हो सकता है एसेट्स और कैपिटल पे पड़े, हो सकता है एसेट्स और लायबिलिटीज पे पड़े। ये जो पॉइंट्स है ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी दोबारा से आएगा, इसको दोबारा से वहां क्लियर किया जाएगा। यहाँ फिलहाल हम इतना ही देखते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो ये कहता है कि जो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन whenever is there is any business transaction, it affects minimum two accounts, कम से कम टू अकाउंट पे इफेक्ट तो डालेगी डालेगी, जिसमें एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरा अकाउंट उसमें क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद है इसमें डिस्क्लोजर।
डिस्क्लोजर मीन कि जो हमने कोई भी, जब हम क्वेश्चन करते हैं अकाउंटिंग में, उसके साथ साथ जो भी कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट होती है, उसके लिए हम नीचे नोट्स मेंटेन करते हैं। नोट्स मेंटेन करने का रीजन क्या है कि जो कुछ भी हमने वहां मेंटेन किया, वो किसी भी यूजर को इजीली अंडरस्टैंड। डिस्क्लोजर भी यही कहता है कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उनमें जो कंपोजिट अमाउंट है, उनको क्लियर करने के लिए डिस्क्लोजर अटैच कर दिए जाने चाहिए। ये जो डिस्क्लोजर है वो ट्रू फेयर होने चाहिए। कंप्लेंट इंफॉर्मेशन का काम भी यही करते हैं। और इससे क्या होगा कि जो क्वालिटीज है अकाउंटिंग प्रोसेस की, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये चारों के चारों फीचर डिस्क्लोजर में इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका मेटेरियलिटी कंसेप्ट, आइटम विच कैन बी मेटलाइज, वी शुड मेटलाइज देम, वी शुड रिकॉर्ड देम। कि जो आइटम है जिनको मेटलाइज किया जा सकता है, हम उन्हीं को ही मेटलाइज करेंगे, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। मीन यदि हम स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, if we are talking about the stationery and वन इरेजर इज मिसिंग आउट ऑफ स्टेशनरी, यदि मान लो उस स्टेशनरी में से एक इरेजर मिसिंग है, तो ऐसा नहीं है कि हम सारी की सारी काउंटिंग प्रोसेस रोक देंगे, उस एक इरेजर को ढूंढने लग जाएंगे। ऐसा अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं होता है। रीजन क्या है कि काउंटिंग प्रोसेस में उस एक इरेजर की जितनी वैल्यू है वो मैटर मैटर नहीं करती। मतलब जो चीजें मैटर करती है उन्हीं को हम क्या करेंगे, मेटरलाइज करेंगे, उन्हीं को हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लेंगे, अदरवाइज उसको हम छोड़ देंगे। अब मान लो जिस कंपनी का टर्न ओवर, वन ईयर का जो टर्न ओवर है, वन ईयर की जो सेल है, वन ईयर का जो प्रॉफिट है, जो रिवेन्यू है, वो 15 करोड़ है, और उसके अकाउंट में 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, तो वो उस कंपनी के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि इससे उसको हम मेटेरियलाइज नहीं करेंगे। लेकिन वही अमाउंट एक बिजनेसमैन जो एक फ्रूट सेलर का काम करता है, 500 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके लिए 100 रुपीज मेटेरियलिटी है, उसको हम मेटेरियलाइज करेंगे, उसके लिए जो 100 रुपीज है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कि जो भी करंट ईयर का रिवेन्यू है उसको करंट ईयर में हम रिकॉग्नाइज करेंगे। करंट ईयर का है तो सिर्फ करंट ईयर में उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट ईयर का है तो वो हमारी एडवांस माना जाता है। यदि हमने किसी एक्सपेंसेस को एडवांस में पे किया है तो वो आपका कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। और यदि कोई लाइबिलिटीज जिसको हमने पे नहीं किया है, तो वो लाइबिलिटीज हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज मानी जाएगी। या कोई इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है तो हम एडवांस रिसीव्ड इनकम उसको कहेंगे। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब यह है कि करंट ईयर का जो एक्सपेंसेस है वो करंट ईयर में ही इंक्लूड किया जाए, और करंट ईयर के जो प्रॉफिट है वो करंट ईयर में इंक्लूड किए जाए। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब जो करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक तरफ आपको रखने हैं, और जो करंट ईयर की जो इनकम है वो आपको एक तरफ रखने हैं। उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट कितना रहा। मैचिंग कंसेप्ट मेनली जो बेस उसका है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि कोई एक्सपेंसेस हमने एडवांस पे किया है तो वो कहलाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस एडवांस अमाउंट की, उस प्रीपेड अमाउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, उसको हम टोटल एक्सपेंसेस में से डिडक्ट करके दिखाते हैं। वही आइटम बैलेंस शीट में एज एन एसेट्स दिखाई देगी कि यह एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे किया हुआ है। तो जो करंट ईयर का एक्सपेंसेस, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, अप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द अप्रोप्रिएट revenues each per this concept. It was all about the matching concepts, and thank you. I hope you have understood all the points regarding in this chapter, and